आज हम बात करेंगे पेसमेकर्स के बारे में। नॉर्मल हार्ट में एक करंट कंडक्शन सिस्टम होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। नॉर्मल हार्ट का करंट जो है एक साइनस नोड बोल के एक ग्रंथि होती है, वहाँ से करंट जनरेट होता है और हार्ट में पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है, जिससे हार्ट दिल धड़कता है, बीट करता है। नॉर्मल हार्ट की गति 60 से 100 के बीच में होती है। इससे कम अगर गति होती है तो उसको ब्रैडिकार्डिया यानी गति कम होना बोलते हैं, और इससे अगर गति ज़्यादा होती है तो उसको टैकीकार्डिया यानी गति ज़्यादा होना बोलते हैं। हार्ट गति 60 से 100 के बीच में अगर रेंज करती है तो उसे नॉर्मल समझा जाता है। कुछ केसेस में जहाँ गति कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसको हार्ट ब्लॉक का सिचुएशन बोलते हैं। बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि हार्ट का जो करंट कंडक्शन सिस्टम है उसमें एक ब्लॉकेज आ गया है, जिससे कि करंट कंडक्ट नहीं हो पा रहा है और पूरे हार्ट के टिश्यूज़ में पहुंच नहीं पा रहा है। तो वैसे केसेस में पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। पेसमेकर बेसिकली आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे घर में बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर यूज़ करते हैं, उसमें एक बैटरी सिस्टम होता है जो लाइट चले जाने पर करंट देता है। तो वैसे ही पेसमेकर में एक छोटी सी बैटरी होती है जो एक माचिस के डिब्बे के साइज़ का डिवाइस होता है, जिसको हम छोटे से चीरे से कंधे पर लगा देते हैं और एक उसका इलेक्ट्रोड हार्ट में लगा देते हैं। तो वो अगर गति हार्ट की कम हो जाती है उसको सेंस कर लेता है और करंट देना चालू कर देता है। तो इससे हृदय गति नॉर्मल हो जाती है और हार्ट बंद नहीं पड़ता। पेसमेकर यूजुअली एक छोटा सा बैटरी कंटेनिंग डिवाइस है जिसकी लाइफ अराउंड 10 से 12 साल या 15 साल तक रहती है। अलग अलग कंपनीज़ के पेसमेकर्स आते हैं जिसका बैटरी लाइफ 10 से 15 साल तक चलता है, जिसके बाद हमें पेसमेकर को चेंज करना पड़ता है। नॉर्मली इसमें एक सेंसिंग सिस्टम होता है जो हार्ट की गति कितनी चल रही है उसको सेंस कर लेता है, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है और गति एक डिफाइंड पैरामीटर हम सेट कर देते हैं कि इस गति से अगर कम अगर गति जाती है तो वो करंट देता है, नहीं तो वो खाली सेंस करता रहता है। अगर हार्ट अपना नॉर्मल काम करता रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पेस नहीं करता है। अब हम बात करेंगे टेम्पररी और परमानेंट पेसमेकर क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। टेम्पररी पेसमेकर जैसा कि नाम सजेस्ट करता है एक टेम्पररी डिवाइस है। जब पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में हमारे पास आता है और हमें पता नहीं होता कि उसको शॉर्ट टर्म थेरेपी की ज़रूरत है या लॉन्ग टर्म परमानेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है, तो वैसे केस में हम एक परमानेंट पेसमेकर लगा देते हैं, एक टेम्पररी पेसमेकर लगा देते हैं। ये एक लीड होता है, एक वायर होता है जो पाँव की नली से या गले की नली से हम पास करते हैं और हार्ट में उसको बिठा देते हैं। ये टेम्पररी पेसमेकर के साथ हम पेशेंट को रेस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्पररी पेसमेकर क्या है, एक वायर रहता है जिसमें एक छोटा सा मेटलिक टिप होता है जिससे हार्ट में करंट कंडक्शन होता है। पर ये पेशेंट में कोई फिक्स नहीं किया जाता, सिर्फ एक माइनर सूचर लेके इसको एक जगह पर रख दिया जाता है। तो वैसे पेशेंट को हमें 2 से 3 दिन जब तक टेम्पररी पेसमेकर को हम लगा के रखते हैं, उनको बेड से रेस्ट्रिक्टेड ही रखना पड़ता है। उनका हिलना डुलना हमें अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइस ज़रा भी अगर हिल गया, उसकी लीड अगर 1 सेंटीमीटर भी मूव कर गई तो वो मेटल टिप का हार्ट के सरफेस से कांटेक्ट छूट जाएगा और जो करंट का कंडक्शन सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। ऐसे केस में व्यक्ति की तुरंत जान जा सकती है, विद इन सेकेंड्स भी आदमी मर सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को हमें पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड करके पाँव से अगर हम करते हैं तो उनको बेड से हमें रेस्ट्रिक्टेड करके रखना पड़ता है, ज़रा भी मूवमेंट हम अलाउ नहीं कर सकते। यही कारण है कि टेम्पररी पेसमेकर को हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, ज़्यादातर मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक ही हम पेशेंट में रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ड्यूरेशन तक पेशेंट को बेड पर रिस्ट्रिक्टेड रखना पॉसिबल नहीं होता, पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। दूसरा चीज़ ये भी है कि ये कंटिन्यूसली अगर बाहर से अगर हम एक वायर हार्ट में पास करेंगे तो पेशेंट को उससे रिलेटेड इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है, और कंटिन्यूसली अगर हम बेड पे पेशेंट को रखते हैं तो पाँव की नली में क्लॉट, जिसको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वो होने का रिस्क भी हो सकता है, जिसमें जान का खतरा हो सकता है। इसलिए टेम्पररी पेसमेकर हम 2-4 दिन के लिए पेशेंट में लगा के रख देते हैं, और उसके बाद अगर पेशेंट को रिस्पांस नहीं आता है तो परमानेंट पेसमेकर करते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम डायरेक्टली परमानेंट क्यों नहीं करते, टेम्पररी पहले क्यों करते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये गति का जो प्रॉब्लम होता है वो टेम्पररी भी हो सकता है। कभी कभी हार्ट में वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कभी कोई दवा के रिएक्शन की वजह से, दवा के साइड इफेक्ट से हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम से हो सकता है, माइनर अटैक की वजह से हो सकता है। इन सब कॉजेज़ को हम रिवर्सिबल कॉजेज़ बोलते हैं। किसी पेशेंट को किडनी का अगर तकलीफ है, बॉडी का पोटेशियम लेवल्स बहुत ज़्यादा है, तो भी हार्ट का ब्लॉकेज हो सकता है। इनको हम रिवर्सिबल कॉजेज़ बोलते हैं, जिसमें हम कारण को अगर ठीक करते हैं तो 2 से 3 दिन में गति अपने आप नॉर्मल हो जाती है और पेसमेकर परमानेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इमरजेंसी के लिए ऐसे पेशेंट में टेम्पररी करने देना सफिशिएंट होता है और इनको परमानेंट पेसमेकर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ उम्रदराज पेशेंट में खासकर अगर ये टेम्पररी कॉजेज़ अगर नहीं होते हैं और गति 2-4 दिन में नॉर्मल नहीं होती है,
तो टेम्प्रेरी पेसमेकर पे लाइफ टाइम पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। तो हमें उसमें हमारे पास जो पेशेंट गति कम लेके आते हैं यानी जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में दो तरह के कारण देखे जाते हैं, एक रिवर्सिबल कॉज और एक इरिवर्सिबल कॉज। रिवर्सिबल कॉज यानी जो कारण ऐसे हैं जिनको कारण को ठीक करने से गति हार्ट की नॉर्मल हो जाती है और ये कंडक्शन सिस्टम का ब्लॉक पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया जा सकता है, उसको रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक है, हार्ट में वायरस का इन्फेक्शन है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बॉडी में पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किडनी फेलियर, और कभी कभी दवा रिलेटेड अगर किसी को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या हार्ट का कंडक्शन सिस्टम फेल हो जाए, इसको रिवर्सिबल कॉजेज बोलते हैं, जहाँ पे हम कारण को अगर ठीक कर दें या 2-4 दिन वेट भी करें तो पेशेंट को अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो ब्लॉक है उसको इरिवर्सिबल ब्लॉक कारण बोलते हैं। इसमें अगर उम्र से रिलेटेड किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है या हार्ट अटैक के केस में अगर हार्ट का कंडक्शन सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो गया है तो फिर इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और ऐसे केस में थोड़ा वेट करने के बाद पेशेंट को परमानेंट पेसमेकर करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को टेम्प्रेरी ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते। हार्ट की गति सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं आती, इसमें आइसोप्रेनालिन, एट्रोपिन और डेरिफाइलिन, ये 3 दवाइयाँ आती है, पर ये 3 दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। गति को 5 से 10 बीट्स पर मिनट से ही ज़्यादा नहीं बढ़ा पाती हैं और ज़्यादातर इनका इफेक्ट बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है, साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। आइसोप्रेनालिन वगैरह से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, डेरिफाइलिन भी थोड़ी टॉक्सिक दवा होती है, और एट्रोपिन से लोगों को गति कभी और बहुत ज़्यादा अनियमित होकर हार्ट का धबकारा बंद भी पड़ सकता है और कभी कभी लोगों के मगज पर भी यानी दिमाग पर भी बुरा असर इसका पड़ सकता है। तो ये दवाइयाँ गति बढ़ाने की जो है ये रूटीनली पेशेंट को नहीं दी जा सकती, थोड़ी टॉक्सिक होती है और लॉन्ग टर्म पेशेंट को थोड़ा नुकसान भी कर सकती है और बहुत इफेक्टिव भी नहीं होती है। जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट्स रहते हैं उनका कई बार बीपी बहुत ज़्यादा हाई आता है। इसका कारण ये है कि जब हार्ट की गति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हार्ट को भरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये गैप वाले पीरियड में हार्ट इतना ज़्यादा ब्लड उसमें भर जाता है कि जब उसके बाद हार्ट फोर्सिबली बीट करता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड इजेक्ट करता है एक ही बार में, यानी 2 या 3 बीट का ब्लड एक बार में ही हार्ट पंप आउट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में बॉडी का जो ऊपर का बीपी यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट्स में अगर आप सिर्फ पेसमेकर कर दें या गति को कंट्रोल कर ले तो अपने आप बीपी कंट्रोल हो जाएगा। बहुत अग्रेसिव मेडिसिन जिसमें अगर आप देते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हार्ट की गति की है। बीपी वाली मेडिसिन से इसको आप उतनी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। रिवर्सिबल कॉजेज़ में हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की कमी को भी माना जाता है, लेकिन यूजली ये अगर माइल्ड ग्रेड टाइप का हो यानी बहुत कम हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो हार्ट ब्लॉक या गति को कम नहीं करता। बहुत सीवियर जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो उसमें कभी कभी ये कर सकता है, लेकिन नॉर्मल अगर कंडक्शन सिस्टम किसी का हो तो उसमें ये उतना इफेक्ट नहीं करता। ऐसे पेशेंट को जिनको पहले से ही कंडक्शन सिस्टम खराब है उसमें अगर बहुत ज़्यादा थायराइड का प्रॉब्लम हो या उसमें दवा रिलेटेड कोई इशू हो तो कभी कभी कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो सकता है। कुछ बीपी वाली मेडिसिन ऐसी आती हैं जिसमें हार्ट का गति कम हो सकता है। ये दवाइयों को अगर की वजह से अगर किसी को हार्ट ब्लॉक डेवलप हुआ हो तो वैसे केस में अगर हम दवा को बंद कर दें तो गति को वापस से नॉर्मल किया जा सकता है। ये प्रिडोमिनेंटली वो ग्रुप है जिनके लिए ज़्यादातर हम पेशेंट्स में वेट करते हैं पेसमेकर परमानेंट करने के लिए, क्योंकि ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से या ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से जिनको भी हार्ट ब्लॉक डेवलप हुआ हो वो अपने आप 1-2 दिन में जब ड्रग का इफेक्ट चला जाता है, मेडिसिन का इफेक्ट चला जाता है तो अपने आप बॉडी से निकल जाता है। इस तरह के पेशेंट में परमानेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर किसी को बहुत लो डोज में भी अगर गति बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो वैसे केसेस में आपको परमानेंट पेसमेकर का कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे लोगों का कंडक्शन सिस्टम पहले से ही ख़राब होता है जिनको लो डोज दवाई की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट होना चालू हो गए। यूजुअली अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट में अगर हम परमानेंट पेसमेकर नहीं यूज़ करते हैं या इनको डिले करते हैं तो कई बार गति इतनी कम भी हो सकती है कि जान जा सकती है, और कई बार गति सडनली भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि व्यक्ति की जान जा सकती है। कई बार क्या होता है कि गति इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि बॉडी में कैटेकोलिन बनते हैं और सडनली गति को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आदमी हार्ट गति बढ़ने की वजह से भी मर सकता है। तो ऐसा कई बार पेशेंट का हो जाता है कि वो पेसमेकर नहीं कराता, ट्रीटमेंट नहीं कराता तो सडनली इसमें जान जा सकती है। जिन लोग को परमानेंट पेसमेकर करना होता है उसमें एज ए पार्ट ऑफ रूटीन प्रोटोकॉल हमें एंजियोग्राफी करते हैं, और जिनमें हार्ट अटैक का डाउट लगता है, उम्र ज़्यादा होती है, वैसे में भी एंजियोग्राफी करते हैं। अगर ऐसे केस में राइट साइड वाली नली खासकर जो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को सप्लाई करती है अगर उसका ब्लॉकेज मिलता है तो उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी कोई नली का अगर ब्लॉकेज मिलता है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में अगर हम ट्रीटमेंट करने भी जाते हैं तो पेसमेकर करना मुश्किल हो जाता है।
खून पतला करने की दवा हमें स्टेंट की वजह से देनी पड़ती है, तो पेसमेकर करना प्रोसीजर उसमें डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे पेशेंट में अगर ब्लॉकेज मिलता भी है तो उसमें हम थोड़े टाइम के बाद ही उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको सेम टाइम पर ट्रीटमेंट करने से उतना फ़ायदा नहीं होता, कभी कभार नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट पेसमेकर्स के बारे में। ये जो परमानेंट पेसमेकर होता है ये टेम्परेरी पेसमेकर से थोड़ा अलग होता है। टेम्परेरी पेसमेकर यूजली हम पाँव की नली से या गले की नली से एक लीड हार्ट की नली में लगा के उसको फिक्स कर देते हैं, जो कि 2-4 दिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पर परमानेंट पेसमेकर में एक माचिस के डिब्बे का साइज़ का डिवाइस होता है, जिसको एक छोटे सा चीरा लगा के शोल्डर मसल्स में हम फिक्स कर देते हैं, और उसका एक इलेक्ट्रोड या लीड हम एक चैनल के थ्रू, वेन के थ्रू हार्ट की नली में क्रॉस करके उसको फिक्स कर देते हैं। ये परमानेंट पेसमेकर का लीड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये हार्ट को डैमेज नहीं करता। एज़ कम्पेयर टेम्परेरी पेसमेकर का लीड जो है वो थोड़ा स्टिफ होता है, और अगर पेशेंट थोड़ा मूवमेंट करता है तो लीड निकल भी सकता है, और अगर ज़्यादा फोर्सिबली उसको इंसर्ट किया जाए तो वो पेशेंट के हार्ट को डैमेज भी कर सकता है, हार्ट को परफोरेट भी कर सकता है, छेद भी कर सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में परमानेंट पेसमेकर के लीड से डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहता है, हालांकि इससे भी हो सकता है। परमानेंट पेसमेकर 2 तरीके का आता है, सिंगल चेम्बर्ड और डबल चेम्बर्ड। नॉर्मली हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, उसमें 2 ऊपर का चेम्बर और 2 नीचे का चेम्बर होते हैं। इसमें ऊपर के चेम्बर से करंट जो है नीचे के चेम्बर में आता है, साइनस नोड से एवी नोड में आता है और फिर डिवाइड होता है। नॉर्मली हार्ट का जो ऊपर का चेंबर और नीचे के चेंबर में जो एक सामंजस्य, एक सिंक्रोनी मेंटेन होती है कि नॉर्मली ऊपर का चेंबर बीट करेगा, वाल्व खुलेगा, ब्लड नीचे के चेंबर में आएगा, फिर हार्ट ब्लड को पंप करेगा। सिंगल चेंबर पेसमेकर में हम एक सिर्फ नीचे का चेंबर में एक लीड या एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और वो सिर्फ नीचे का चेंबर ही बीट करता है, ऊपर के चेंबर से उसका कोई रिलेशन या सिंक्रोनी मेंटेन नहीं रहती है। तो ये थोड़ा सा अनफिजियोलॉजिकल है, यानी थोड़ा अननेचुरल टाइप रिस्पॉन्स है, पर हाँ ज़िंदगी चलाने के लिए सफिशिएंट है। हार्ट नॉर्मल जैसा बीट नहीं करेगा, लेकिन हाँ पेशेंट उसके वजह से मरेगा नहीं, जान नहीं जाएगी, वो काम चलने जैसा काम हो जाता है उसका। डबल चेंबर में क्या होता है कि हम एक लीड ऊपर वाले चेंबर में भी लगाते हैं और एक लीड नीचे वाले चेंबर में लगाते हैं, तो इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जैसा रिस्पॉन्स होता है वैसा ही रहता है कि पहले ऊपर का चेंबर में करंट जाएगा, वो बीट करेगा, वाल्व खुलेगा, फिर नीचे का चेंबर बीट करेगा एक अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल के बाद। तो ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है, हार्ट का ज़्यादा नेचुरल तरह से रिस्पॉन्स आता है और पेशेंट का पंप फंक्शन भी इससे थोड़ा बेटर आता है। सिंगल चेंबर पेसमेकर में थोड़ा सा हार्ट का डैमेज भी हो सकता है, थोड़ा पंप फंक्शन रिड्यूस भी हो सकता है। डबल चेंबर पेसमेकर में नॉर्मल सिंगल से पंप फंक्शन भी थोड़ा बेटर आता है। एक रेट रिस्पॉन्सिव सिस्टम भी रहता है, जिसमें नॉर्मल क्या है, सिंगल चेंबर पेसमेकर को आप फिक्स रेट पर सेट कर देते हैं कि वो 60 to 120 बीट्स पर बीट करता रहे, अपने हिसाब से वो एडजस्ट होता रहे। पर एक रेट रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति अगर चलता फिरता है या कोई एक्सरसाइज वाला काम करता है तो श्वास की मसल ज़्यादा मूवमेंट करती है। इस पेसमेकर में एक रेट रिस्पॉन्सिव सेंसर होता है जो ये श्वास के जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को सेंस करता है और गति निर्धारित करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। इसमें अगर हमने सेट किया है कि 60 से 120 के बीच में हार्ट को धड़कना है तो एक्जैक्टली 60 की रिक्वायरमेंट है कि 120 की रिक्वायरमेंट है, ये सेंसर अपने आप इसको सेंस करते रहता है। जब व्यक्ति रात को सो जाता है तो उस समय ये सेंसर डिटेक्ट करता है कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कम है तो गति अपने आप कम हो जाती है, जब चलता फिरता है तो गति बढ़ जाती है। जो सिंगल चेंबर पेसमेकर में ये रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें एक सेट रेट रहता है कि 70 पर अगर हमने सेट कर दिया तो 70 पर ही बीट करता रहेगा, वो उससे कम ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो व्यक्ति को भले वो रात को सो रहा है या काम कर रहा है या कुछ भी है, एक फिक्स रेट पर ही पेसमेकर पेस करता रहेगा, उसको एडजस्ट करने का मैकेनिज्म नहीं होता। आजकल ज़्यादातर जो नए पेसमेकर्स आते हैं सब में रेट रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म रहता है। ज़्यादातर ये पेसमेकर जो है हार्ट का फंक्शन को थोड़े टाइम में थोड़ा डैमेज करते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट का कंडक्शन है वो नॉर्मल जो पैटर्न है उससे थोड़ा रिवर्स साइड में बहता है, तो इसलिए हार्ट का पंप फंक्शन सिंगल चेंबर पेसमेकर में खाली अगर हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा डैमेज होता है। डबल चेंबर पेसमेकर में कंपेरेटिवली थोड़ा डैमेज कम होता है। पेसमेकर से हार्ट का गति अगर बढ़ जाए तो उसके लिए वो कुछ नहीं करता। दूसरा ये कि अगर हार्ट का व्यक्ति को फेलियर है, हार्ट का पंपिंग खराब है तो उसके लिए कुछ नहीं करता। इसके लिए एक 3 चेंबर का पेसमेकर आता है जिसको CRT या कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। उसमें 3 लीड्स रहते हैं, यानी 2 राइट में और 1 लेफ्ट में 3 लीड्स लगा देते हैं, तो इससे हार्ट का करंट ज़्यादा अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और पंप फंक्शन कुछ केसेस में इंप्रूव होता है। पर यह भी हर केस में यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है, कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा डिवाइस भी इसका कॉस्टली आता है। यूजली पेसमेकर जो है हार्ट का पंप फंक्शन नहीं सुधारता और बाकी वैल्वुलर प्रॉब्लम्स हैं, ये हार्ट की गति बढ़ने का प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ नहीं करता। पेसमेकर की बैटरी लाइफ अलग अलग कंपनी में 10 से 15 साल के बीच में रेंज करती है। अगर किसी पेसमेकर की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद पेसमेकर को अपने को चेंज करना पड़ता है।
पेसमेकर के बैटरी किस रेट से कंज्यूम होती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेसिंग का थ्रेशोल्ड कितना है, यानी कि कितना वोल्टेज पर हार्ट पेस कर रहा है या वो पेसमेकर अपना काम कर पा रहा है। जिन लोग का पेसिंग का थ्रेशोल्ड ज़्यादा रहता है उसमें बैटरी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, जिनका पेसिंग का थ्रेशोल्ड कम रहता है उसमें नॉर्मल 10 से 15 साल का लाइफ मिलता है। जब पेसमेकर की बैटरी खत्म हो जाती है तो हमें पूरा डिवाइस ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बैटरी अलग से कोई नहीं आती है, पूरा डिवाइस ही चेंज करना पड़ता है। सिर्फ उसका इलेक्ट्रोड या लीड को अंदर छोड़ देते हैं, डिवाइस पूरा चेंज करना पड़ता है। अगर किसी को लीड रिलेटेड प्रॉब्लम आए, जैसे लीड डैमेज हो जाए, लीड फ्रैक्चर हो जाए, तो कई बार लीड को निकालना पड़ता है। लीड निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। यूजली एक बार लीड अगर फिक्स हो जाए तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो फिर उसके बगल में एक और लीड को हमें लगाकर उस लीड को कई बार वहीं पर बांध करके छोड़ देना पड़ता है, अगर पुराना लीड बाहर ना निकले तो। कई बार अगर ये लीड इन्फेक्ट हो जाए तो फिर इसको लीड को सर्जिकली या कुछ स्पेशलाइज टेक्निक्स आते हैं, उस तरह से करके इस लीड को निकालना पड़ता है। जब पेसमेकर की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो यूजुअली कुछ फेज़ या कुछ टाइम तक पेसमेकर एक रिजर्व फेज़ में चलता है, यानी एक एंड ऑफ लाइफ फेज़ में चलता है। वो सडनली बंद नहीं हो जाता। उस रिजर्व फेज़ में पेशेंट को 1 आध महीना जितना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है जब वो बैटरी को चेंज कर सकता है। अगर एक व्यक्ति ने आजकल क्या है, लीड्स जो आती हैं वो हर कंपनी के पेसमेकर के साथ कंपैटिबल रहती हैं, इसलिए अगर एक कंपनी का पेसमेकर किसी को लगा है लीड, अगर 10 साल के बाद उसको चेंज करना है और दूसरी कंपनी का लगवाना है तो भी वो एक्सेप्टेबल है। वो पेसमेकर दूसरी कंपनी का भी लगा सकता है, क्योंकि एक कंपनी का लीड दूसरे कंपनी के लीड पेसमेकर के साथ काम कर सकता है। लीड चेंज कर पाना या नया लीड लगवा पाना बहुत मुश्किल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। थैंक यू। परमानेंट पेसमेकर करने का फ़ायदा ये है कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ़र टेक्निक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो लगा के हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं, तो वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल चालू कर सकता है। उसको हॉस्पिटल में कंटिन्यूसली रखने का और बेड से बांध के रखने का ज़रूरत नहीं रहता है। टेम्परेरी पेसमेकर का कॉस्ट अराउंड अलग अलग हॉस्पिटल में 8 से 12-15 हज़ार तक आता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट पेसमेकर के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि ये एक माचिस के डिब्बे के जैसा डिवाइस होता है, जिसमें अंदर एक बैटरी होती है और एक लीड होता है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो एक लीड हार्ट के अंदर हम लगा देते हैं, हार्ट की दीवार से उसको फिक्स कर देते हैं, तो वो कंटिन्यूसली करंट देता रहता है। ये लीड टेम्परेरी पेसमेकर की लीड से काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो ये हार्ट को डैमेज नहीं करता है। और इसको क्योंकि हम हार्ट के टिप से फिक्स कर देते हैं, तो इसमें पेशेंट अगर चले फिरे या मूवमेंट करे तो दिक्कत नहीं आती है। पर हाँ, शुरुआती पीरियड में जब परमानेंट पेसमेकर हम करते हैं तो कुछ दिनों तक ये लीड का अटैचमेंट हार्ट के साथ थोड़ा वीक रहता है। शुरुआती 4 से 6 महीने तक ये लीड हार्ट में थोड़ा मूवेबल रहता है। अगर पेशेंट इस दौरान सडनली हाथ की मसल को अगर जर्क लगता है तो सडनली लीड बाहर निकल सकती है। होता क्या है, लीड के टिप पर एक पतली सी स्क्रू होती है जिसको हम हार्ट के अंदर फिक्स कर देते हैं, पर ये स्क्रू शुरुआत के 4 से 6 महीने तक बहुत फर्म इसका अटैचमेंट नहीं रहता। धीरे धीरे करके इसमें एक फाइब्रस स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, यानी फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट उस स्क्रू को अच्छे से पकड़ लेता है। तो 4 से 6 महीने के बाद आप चाहोगे भी तो वो लीड अपनी जगह से नहीं हिलेगी, आप खींचोगे तो भी नहीं निकलेगी। पर शुरुआत के 4 से 6 महीने वो लीड का अटैचमेंट थोड़ा सा वीक रहता है। इसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा एहतियात रखना पड़ता है, और इस दौरान पेशेंट को कोई चोट वोट ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो, हाथ का झटका ना लगे, हाथ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। नॉर्मली हम ये पेसमेकर लेफ़्ट शोल्डर की मसल पर लगाते हैं, तो इसलिए अगर पेशेंट लेफ्ट हैंड को बहुत सीवियर सडन मूवमेंट अगर करता है या पेशेंट कहीं गिर जाता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो लीड के बाहर निकलने का चांस रहता है। और ऐसे केसेस में इस लीड को बाहर से रीएडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता, डिवाइस को पूरे घाव को वापस से खोल के सर्जन को वापस से लीड को रीपोजिशन करना पड़ता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसीलिए लीड प्लेसमेंट एक बार कर दिया तो पेशेंट को काफ़ी दिनों तक एहतियात रखने को बोला जाता है, ताकि लीड निकले नहीं और पेशेंट को दोबारा प्रोसीजर की ज़रूरत ना पड़े। एक लीड लेस पेसमेकर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक छोटा सा डिवाइस आता है जिसमें इनबिल्ट बैटरी होती है, इसमें कोई लीड नहीं होता, उसको डायरेक्ट हम एक डिलीवरिंग डिवाइस से हार्ट के अंदर ही डाल देते हैं, और ये 5 से 7 साल तक कंटिन्यूस पेस करता रहता है। ये ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई हार्ट में ऐसा विकृति है जिसमें हम लीड नहीं यूज़ कर सकते, कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है, या किसी पेशेंट में पहले के पेसमेकर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, या कोई पेशेंट बहुत कॉस्मेटिकली कॉन्शियस हो जिसको इलेक्ट्रोड और सर्जिकल इंसिजन नहीं चाहिए, तो उसमें कर सकते हैं। पर ये रूटीन केसेस में हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि इसका बैटरी लाइफ थोड़ा लिमिटेड होता है, लगभग 7-8 साल जैसा बैटरी चलता है,
और एक बार अगर बैटरी ख़त्म हो गया तो आप उसको सिर्फ बैटरी रिप्लेस करने से काम नहीं चलता, आपको उसके बियॉन्ड एक दूसरा पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो अगर किसी पेशेंट को 2 से 4 बार रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े तो हर बार आपको एक एक एक्स्ट्रा डिवाइस वहाँ पे लगाना पड़ेगा। पुराना डिवाइस निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये डिवाइस थोड़ा कॉस्ट इश्यूज़ भी हैं, काफ़ी कॉस्टली डिवाइस आता है, इसलिए ये डिवाइस रूटीनली नहीं यूज़ करते। ज़्यादातर पेशेंट्स में हम लीड वाले पेसमेकर्स ही यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोसीजर रिलेटेड इश्यूज़ की। यूजली ये प्रोसीजर करने में आधे से 1 घंटा टाइम लगता है। इसके लिए हमें 2 से 3 दिन तक पेशेंट को भर्ती रखना पड़ता है। जो सूचर्स अगर पेशेंट को करते हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हर 3 से 4 दिन में उसको ड्रेसिंग करते हैं और 15 से 20 दिन में वो टाँके हम निकाल देते हैं। जब तक ये टाँके पेशेंट को लगाए जाते हैं तब तक वो इस एरिया को गीला नहीं करे, उस एरिया का थोड़ा ध्यान रखे और वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखे, ये ज़रूरी है। अगर किसी को कोई एरिया जो सर्जिकल साइट है या जहाँ वुंड है, जहाँ टाँके लगे वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या कुछ पस वगैरह आ रहा है या लाल पड़ रहा है या पेन हो रहा है तो उसे अपने डॉक्टर को इसको रिपोर्ट करना चाहिए। ये प्रोसीजर में कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोकल एनेस्थीसिया दे के सिंपल बिना इवन बेहोश के, बिना इवन नींद का इंजेक्शन दिए भी इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। मैक्सिमम इसमें आधे से 1 घंटा टाइम लगता है। इसमें कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है और इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। इसमें जान का खतरा ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। पर किसी किसी को अगर नीडल डालते समय नली का डैमेज हो जाए या लंग्स का डैमेज हो जाए या लंग्स में हवा भर जाए, जिसको निमोथोरैक्स बोलते हैं, या सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन हो जाए तो कभी कभी थोड़ा रिस्क हो भी सकता है, पर ये रिस्क काफ़ी कम है, 1% से भी कम। पेसमेकर के फॉलोअप के बारे में अब हम बात करेंगे। यूजली पेसमेकर के लिए जब हम डिवाइस लगाते हैं तो पेशेंट को हर 3 से 4 दिन में डिवाइस जो सूचर साइट है उसको क्लीनिंग के लिए, ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए आना चाहिए। उसके बाद 15 से 20 दिन में हम टाँके निकाल देते हैं। एक बार घाव भर गया तो उसके बाद उतना ज़्यादा केयर का ज़रूरत नहीं है। मेनली पेशेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि इस दौरान उसको अपने हाथ की मूवमेंट 90 डिग्रीज तक वो मूव कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाथ का मूवमेंट नहीं करना है और सडनली जर्क के साथ नहीं करना है। नॉर्मली हम लीड में एक एक्स्ट्रा लूप छोड़ते हैं ताकि वो लीड अगर पेशेंट थोड़ा हाथ स्ट्रेच भी करे तो लीड बाहर नहीं आ जाए। लेकिन पेशेंट अगर सडन झटके से हाथ को जर्क करता है या पेशेंट खुद गिर जाता है कोई कारण से तो लीड बाहर निकल सकती है और उसमें मैंने जैसा आपको कहा कि वापस पूरा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंट को इसके लिए ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पेसमेकर डिवाइस बराबर काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए पेशेंट को इनिशियली 3-4 महीने में आना चाहिए। उसके बाद हर साल में एटलीस्ट एक बार डिवाइस को चेकअप करते रहना चाहिए। नॉर्मली डिवाइस 10 से 12 साल चलता है, पर अगर किसी पेशेंट में बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा वगैरह है तो वैसे केसेस में बैटरी थोड़ा जल्दी भी ख़त्म हो सकती है। तो हर साल इसको एनुअल चेकअप करते रहना चाहिए ताकि कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो हमें पहले से पता चल जाए। 1 महीने के बाद नॉर्मल हाथ को आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा वजन वगैरह भी उठा सकते हैं, पर 10 से 15 किलो से ज़्यादा वजन जिस हाथ में पेसमेकर किया है उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कसरत या बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज ये सब पहले 1 आध महीने थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक वो लीड का अटैचमेंट थोड़ा कच्चा है। एक बार वो अच्छे से फर्मली फिक्स हो गया तो उसमें ज़्यादातर फिर रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं रहते। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फॉलोअप के बारे में। जब बैटरी लगभग 8 से 10 साल की हो जाती है तो अगर आप रेगुलर डिवाइस को चेक कराते रहते हो तो जो इंट्रोगेटर है वो आपको बता सकता है कि बैटरी में कितनी लाइफ बची है और लगभग ये कब ख़त्म होने वाला है। तो आपको उस टाइम पे अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना रहता है और वो बैटरी को रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेसमेंट करने के लिए थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर ही होता है क्योंकि जो चीरा है, जो सर्जिकल इंसिजन है, उसको सर्जन को खोलना पड़ता है और वहाँ पर बैटरी को रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। डिवाइस यूजली सडनली बंद नहीं होती है, ये यूजली आपको 1 आध महीने का वेटिंग टाइम देती है जिसको एंड ऑफ लाइफ फेज़ बोलते हैं। कि जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो जैसे गाड़ी में एक रिज़र्व फेज़ होता है कि जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो थोड़ी देर गाड़ी रिज़र्व में चलती है, वैसे ही इसमें भी एक रिज़र्व फेज़ में आपको मिलता है जिसमें 1 महीने तक वो बैटरी लगभग एंड ऑफ लाइफ स्टेज में चलती है ताकि पेशेंट का सडनली हार्ट बंद ना पड़ जाए, उसकी डेथ ना हो, और ऐसे टाइम पर आपको तुरंत बैटरी को रिप्लेसमेंट करना होता है। पेसमेकर्स में एक लाइफ टाइम वारंटी का कॉन्सेप्ट भी होता है कि अगर आप कंपनी से जब पेसमेकर लगवाते हैं तो अगर आप लाइफ टाइम वारंटी लेते हैं तो जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो कंपनी आपको वो बैटरी फ्री रिप्लेसमेंट देती है। हालांकि प्रोसीजर में जो ऑपरेशन का चार्जेस है वो आपको पे करना रहता है, लेकिन एटलीस्ट बैटरी आपको कंपनी से फ्री मिल जाती है। यूजली अगर यंग पेशेंट में पेसमेकर अगर लगाया जाता है जिसमें बैटरी बार बार चेंज करने का फ्यूचर में चांसेस है, वैसे में लाइफ टाइम वारंटी का ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जो बहुत ज़्यादा उम्र वाले पेशेंट हैं 70-80 साल में, जिसमें अगर बैटरी पेसमेकर का लगाया जाता है तो उसमें लाइफ टाइम वारंटी आप कंपनी से ना भी लो तो उतना ज़रूरी नहीं है।
ये लाइफ टाइम वारंटी आपका सिर्फ बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या डिवाइस से रिलेटेड फेलियर को ही कवर करती है, पर अगर इंजरी की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से अगर आपका पेसमेकर डैमेज हो गया या लीड फ्रैक्चर हो गई या लीड टूट गई तो ये वारंटी में कवर नहीं होता है। और जब भी ये वारंटी आप अवेल करते हो तो सिर्फ वो बैटरी को ही कवर करता है या डिवाइस को कवर करता है। हॉस्पिटल का इम्प्लांटेशन चार्जेस या प्रोसीजर चार्जेस पेशेंट को पे करना रहता है। पेसमेकर से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं, क्योंकि पेसमेकर बेसिकली करंट कंडक्शन सिस्टम पर चलता है, तो कोई भी चीज़ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उससे पेशेंट को थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हाउस होल्ड वो ज़्यादातर यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होता है उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन भी अगर यूज़ कर रहा है तो ज़्यादातर सेम साइड पर ना यूज़ करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पेशेंट को एमआरआई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आजकल ज़्यादातर पेशेंट्स में जो पेसमेकर यूज़ करते हैं उसको एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर्स बोलते हैं, यानी इस पेशेंट में एमआरआई हम कर सकते हैं। पर जो पुराने जनरेशन के पेसमेकर्स है जिसमें एमआरआई नॉन कंपैटिबल होते थे, उसमें एमआरआई करना मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें जब पेशेंट को एमआरआई स्कैन के लिए लेते थे तो उसमें क्योंकि इतना बड़ा मैग्नेट होता है तो वो डिवाइस का काम करना बंद कर सकता है। तो वैसे केसेस में डिवाइस को एक ऑफ मोड पे या एसिंक्रोनस मोड पे करके एमआरआई स्कैन को किया जा सकता है। ज़्यादातर जिन पेशेंट्स को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है या हड्डियों की प्रॉब्लम है जिसमें फ्यूचर में एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे पेशेंट्स में एमआरआई कंपैटिबल डिवाइस लेने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एमआरआई कंपैटिबल डिवाइसेस का कॉस्ट रेगुलर डिवाइसेस से थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए हम रूटीनली हर केस में एमआरआई कंपैटिबल डिवाइसेस नहीं यूज़ करते। बिजली के ट्रांसफार्मर्स या जहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है या जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे पेशेंट को जाना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो सर्जरीज़ में अगर कॉटरी का यूज़ होता है, कोई पेट वगैरह की सर्जरीज़ या जहाँ पे कॉटरी मशीन का यूज़ होता है वहाँ पे भी पेशेंट को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉटरी मशीन के द्वारा डिवाइस के करंट कंडक्शन सिस्टम पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो वैसे केस में अपने टेक्नीशियन को कांटेक्ट कीजिए, वो डिवाइस को एक एसिंक्रोनस मोड पर प्लेस कर देते हैं ताकि आप ये सर्जरी करवा सकें। ये चार्ट में हमने क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है और क्या क्या चीज़ों से पेसमेकर को इफेक्ट पड़ सकता है ये आप देख सकते हैं। एक लंबी लिस्ट है तो इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, ये स्लाइड में आपके लिए छोड़ देता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू। पेसमेकर वाले पेशेंट में एक और चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेसमेकर में एक बैटरी सिस्टम होता है, तो अगर किसी पेशेंट की कोई भी कारण से बीच में अगर मृत्यु हो जाए या डेथ हो जाए तो वैसे केस में पेसमेकर को बॉडी से एक्सप्लांट करके या निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने हिंदू रिवाज में अगर ऐसे पेशेंट को की डेड बॉडी को अगर हम जलाते हैं तो वो बैटरी अगर फायर के कांटेक्ट में आती है तो उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, जो आसपास खड़े लोगों के लिए भी डेंजरस हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो वैसे किसी पेशेंट जिसको पेसमेकर की पहले लगाया गया हो, अगर उसको डेथ के बाद हम बॉडी को अगर जलाने का रीति रिवाज को फॉलो करना है तो वैसे पेशेंट में पेसमेकर को निकलवाना ज़रूरी है। ये निकलने का प्रोसेस के लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास आने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी लोकल हॉस्पिटल में या कोई भी स्टाफ भी इसको छोटा सा चीरा लगा के वो डिवाइस को डिस्कनेक्ट करके निकाल सकता है। पर ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है और ऐसे केस में अगर सीवियर एक्सप्लोजन हो जाए तो किसी की जान भी जा सकती है।